नमस्कार दोस्तों। तो कर्नाटका हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है और राम मंदिर की स्लोगनियरिंग के ऊपर एक पूरा केस था कर्नाटका के अंदर, और ये पिछले साल का केस था, काफ़ी लंबे समय से ये चल रहा था। और फाइनली उस केस के ऊपर कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट आती है और राम मंदिर स्लोगनियरिंग को लेकर के एक बार फिर से डिबेट छिड़ जाती है। और पूरे इंडिया में आपको इस कर्नाटका हाई कोर्ट के जो डिसीजन आया है उसको डिस्कस करने का पॉइंट ये है कि पहले तो आप इस डिसीजन को समझिएगा, फिर आपका ओपिनियन इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज इस हाई कोर्ट के डिसीजन पर लोगों के बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस भी आए हैं। राम मंदिर की स्लोगनियरिंग को लेकर के और जय श्री राम के नारों को लेकर के ये पूरा जो इशू है ये क्रिएट हुआ था साल 2023 में। मैं अभी आपको पूरा केस समझा दूंगा। और अभी बहुत कुछ चीज़ें वैसे भी दो कम्युनिटीज़ यानी कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में चल रही है। जैसे आपने रिसेंट में बहुत बड़े दंगे देखे थे बहराइच के अंदर में, जहाँ पर आपको पता है कि दुर्गा पूजा ख़त्म हुई तो मूर्ति जो है वो मूर्ति का दहन होता है, तो उसके लिए लोग जा रहे थे और उस दौरान जो है वो डीजे के गानों को लेकर के स्लोगनियरिंग को लेकर के कुछ विवाद हुआ। वो विवाद वायलेंस में बदल गया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर अब सरकार से अपील की जा रही है कि आप इसके ऊपर एक्शन लो। और दोनों कम्युनिटीज़ में आपस में मतलब घमासान हुआ वहाँ पर, और एक व्यक्ति की उसमें जान भी चली गई। तो वो बहराइच का पूरा वायलेंस आप देख ही रहे हो, और उसके बीच में ये कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन आना, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बहराइच वायलेंस के ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर एक एक फैक्ट आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ था और अब उस केस में क्या अपडेट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या आया है। कोशिश करेंगे आज ही उस वीडियो को भी कवर कर लें। तो ये पूरा केस क्या हुआ था, देखो हुआ क्या था। सबसे पहले केस कहाँ से शुरू होता है वो बताने से पहले कि आपको इस चैनल पे हमारा बहुत बहुत आपका स्वागत है, हमारे यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी चैनल पर। और इस चैनल पर हम इसी तरीके की जो इंटरनल अफेयर्स या डोमेस्टिक अफेयर्स की जो खबरें हैं उनको कवर किया करेंगे। जैसे अभी कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट कवर कर रहे हैं, बहराइच वायलेंस कवर करने वाले हैं हम, और उसके अलावा अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर जॉइंट पार्लियामेंट्री जो कमेटी की मीटिंग जो है उसको भी वॉक ऑफ कर दिया 2 दिन लगातार अपोजिशन ने। वो सब चीज़ों का हम लीगल एस्पेक्ट और क्या चल रहा है इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, ये सब कवर किया करेंगे इस चैनल के माध्यम से। अब आते हैं अपने टॉपिक पर वापस, कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट पर। तो देखो, कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट समझने से पहले आप इशू क्या था वो समझ लो। होता क्या है कि ये 2023 की घटना है। अगर एग्जैक्ट देखोगे आप तो सितंबर 24, 2023 की ये घटना है। रात की करीब 11 बजे की ये घटना है कि एक मस्जिद था कर्नाटका में, और उस मस्जिद की एक बाउंड्री होती है और उसके अंदर फिर मस्जिद। तो वहाँ पर 2 युवक जो है वो उस मस्जिद में कूद जाते हैं, और भी लोग थे उनके साथ, मतलब 10-15 लोग थे वहाँ पर जो सीसीटीवी से रिकॉर्ड हुआ। और 2 युवक जो है वो उस मस्जिद के अंदर कूद जाते हैं और वहाँ जा करके मस्जिद के अंदर वो जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। उसमें और भी कंप्लेनेंट्स ने खबर जो FIR दर्ज कराई थी उसमें और भी चीज़ें मेंशन थी कि ये लोग सिर्फ जय श्री राम के ही नारे नहीं लगा रहे थे, बल्कि ये धमकी भी दे रहे थे कि पूरा मस्जिद जो है उसको दम निस्तो नाबूद कर देंगे, सबको ख़त्म कर देंगे। इस तरीके की तमाम बातें वहाँ पर कंप्लेनेंट ने की गई। तो जैसे ये स्लोगनियरिंग हुई जय श्री राम की, तो प्रॉब्लम ये था कि जय श्री राम की स्लोगनियरिंग हुई है मस्जिद के अंदर में, और इसके ऊपर एक FIR दर्ज करवाई गई सेम डे, मतलब अगले दिन जा करके इसके ऊपर FIR दर्ज कराई गई। CCTV फुटेजेस को देख करके उन अक्यूज लोग जो थे उनको पहचाना गया। 2 युवकों की उसमें शिनाख्त हुई और दोनों युवकों के खिलाफ FIR हुई, उनको अरेस्ट किया गया। सेक्शन 295A के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया और फिर अक्यूज़ इस मामले को लेकर के कोर्ट पहुंचते हैं। तो ये पूरा मामला था। सेक्शन 295A इसमें क्या कहता है? अब सेक्शन 295A ये कहता है कि अगर कोई भी डेलिबरेटली किसी की भी रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरेज करने की कोशिश करता है तो वो पनिशेबल होगा सेक्शन 295A के अंडर में। कैसे आप किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरेज कर सकते हो? तो उसमें तमाम केसेस है, उन केसेस के आप फैक्ट्स पढ़ सकते हो। जैसे आप किसी के रिलीजियस गुरु के बारे में कुछ बोल देते हैं। जैसे बहुत लोग आपने सुना होगा कि एक प्रॉफिट मोहम्मद का केस हुआ था, जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बात बोल दी गई थी और उसके ऊपर एक FIR दर्ज हुई थी। या श्री कृष्ण के खिलाफ कुछ लोगों ने बोल दिया था, उसके ऊपर FIR दर्ज हुई थी। मतलब जय राम जी के खिलाफ कुछ लोगों ने बोल दिया। मतलब आप जिनको पूजा जाता है जिस भी रिलीजन में, उनके खिलाफ कुछ बोल देते हो तो फिर वो उसकी रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरेज करना हो गया, या अनादर कर देते हो। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब का एक केस हुआ था पंजाब में, जहाँ पर आपको पता है कि युवक को मारते मारते मार दिया गया था। अब उस युवक की गलती क्या थी कि कहा गया कि इसने गुरु ग्रंथ साहिब का अनादर किया है। वो जो आदमी था जिसको मारते मारते मार दिया गया था, जो वायलेंस की घटना हुई थी, वो व्यक्ति जो था वो मानसिक रूप से संतुलित नहीं था। तो बाद में चल करके ये चीज़ें सामने आई। तो इस तरीके के तमाम केस आप देखते हो, तो उसी के लिए एक सेक्शन बाकायदे बनाया गया 295A, जिसके तहत अगर आप किसी के भी रिलीजियस फीलिंग्स को जानबूझ करके
अगर आप डेलिबरेटली और मलिशियसली अगर आप आउटरीच करते हो तो इस सेक्शन के अंतर्गत ये मामला दर्ज होगा। तो ये जय श्री राम वाला मामला, जो जय श्री राम की स्लोगनियरिंग का मामला था, वो इसीलिए इस सेक्शन के अंतर्गत इसको दर्ज किया गया। और फाइनली अब कर्नाटका हाईकोर्ट का उसके ऊपर डिसीजन आ चुका। कर्नाटका हाईकोर्ट की सिंगल बेंच बैठी हुई थी। जस्टिस एम नागा प्रसन्ना इस सिंगल बेंच में बैठे हुए थे और नागा प्रसन्ना जस्टिस ने इसमें कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि ये अगर कहीं पर भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं तो वो किसी और के रिलीजन के आउटरीच, किसी और के रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच कैसे कर सकता है। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे सपोज मैं एक हिंदू हूँ और कोई मुस्लिम व्यक्ति है, हम दोनों साथ में खड़े और मैं जय श्री राम के नारे लगा रहा हूँ, तो इससे मैं तो अपने रिलीजन के नारे लगा रहा हूँ या मैं अपने भगवान के लिए नारे लगा रहा हूँ, मैं उनकी आस्था में नारे लगा रहा हूँ, तो उससे किसी भी मुस्लिम व्यक्ति की या किसी और रिलीजियस व्यक्ति की मतलब जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं वो कैसे आहत हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने आगे इसी चीज़ को कहा है कि ये मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे, ये बिल्कुल भी मेरे समझ के परे है कि कैसे अगर कोई जय श्री राम चिल्ला रहा है या जय श्री राम के नारे लगा रहा है तो वो किसी और रिलीजन की फीलिंग्स को आउटरीच कर सकता है। तो इसीलिए उन्होंने इस केस में कहा कि ये केस का कुछ भी बैकिंग नहीं है और इसी वजह से उन्होंने इस केस को क्वैश कर दिया और फाइनली वो दोनों व्यक्ति जो हैं वो बरी हो गए। अब इसके ऊपर एक नई पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। उनकी जो ये पूरा जजमेंट आया ना कर्नाटका हाई कोर्ट का, उसका बैकिंग क्या था उस पूरे जजमेंट का, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी कोर्ट की गई है और उन्होंने अपना रीजनेबल ग्राउंड दिया है। रीजनेबल ग्राउंड क्या था कि उसी केस में कंप्लेनेंट ने ये लिखा कि इस पूरे एरिया में जहाँ पर ये मस्जिद है वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स दोनों बहुत मिलजुल करके रहते हैं, हार्मोनियसली रहते हैं और दोनों अपने अपने रिलीजन, इसका मतलब प्रोफेस करते हैं। तो जब हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही उस एरिया में रहते हैं, दोनों हार्मोनियसली अपने रिलीजन को वहाँ पर प्रोफेस करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जय श्री राम और अल्लाह अकबर के अगर नारे लग रहे हैं तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो मतलब दोनों कम्युनिटीज़ अगर एक साथ रह रही हैं और कोई अपनी रिलीजन को प्रोफेस करने के लिए कोई पाठ कर रहा है या कोई आरती कर रहा है या कोई नारे लगा रहा है जय श्री राम के, तो इससे दूसरी कम्युनिटी को क्या प्रॉब्लम है। तो ये बात उन्होंने इसकी बैकिंग दी और इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी यहाँ पर कोट किया है और उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये कहा गया कि हर एक्ट को आप 295A के अंडर में नहीं डाल सकते हो। मतलब हर रिलीजियस एक्ट को क्या हो रहा था ना कि कहीं पर भी कुछ भी होता था, थोड़े बहुत छिटपुट वायलेंस होता था, सीधा उस चीज़ को 295A के अंडर डाल करके पुलिस उठा ले जाती थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि आप हर रिलीजियस एक्ट को 295A के अंडर डाल करके मतलब कहीं भी दो कम्युनिटी के क्लैश हैं तो वहाँ 295A डालो और दोनों तरफ के लोगों को उठा ले जाओ, तो वो आप नहीं कर सकते हो। उसी को कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस एन नागा प्रसन्ना ने यहाँ पर कोर्ट किया है। अब जैसे ही ये जजमेंट बाहर आई, वो भी इस टाइम पर जब बहराइच वायलेंस के ऊपर एक पूरी डिबेट छिड़ी हुई है, दोनों कम्युनिटीज़ के लोग अपनी अपनी तथ्य, अपने अपने फैक्ट्स के साथ आ रहे हैं। यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियोस पड़े हैं जहाँ पर एक तरफ बताया जा रहा है कि नहीं इन्होंने किया वायलेंस, दूसरी तरफ से बताया जा रहा है नहीं इन्होंने वायलेंस किया। खैर, इसके ऊपर एक हम कोशिश करेंगे एकदम अनबायस्ड वीडियो लाने की। इस टाइम पर जब ये कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन सामने आया तो सबके अपने अपने कयास सब लोग अपने लगाने लगे और लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। लोगों ने कमेंट किया और कई सारे फॉर्मर जस्टिस जो हाई कोर्ट में सर्व कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर चुके हैं, उनके भी कमेंट आए इसके ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट इस वजह से भी है क्योंकि अब ये देखो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये मामला 100% जाएगा। कंप्लेनेंट इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जाएगा और चैलेंज करेगा कर्नाटका हाई कोर्ट के इस जजमेंट को, या हो सकता है एक बड़ी बेंच इसको सुने इस पूरे मामले को। तो इसमें जो सीनियर जजेस थे जो रिटायर्ड हैं, उनका कहना ये है, जो कमेंट आए हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके कमेंट आपको बता रहा हूँ। उनका कमेंट ये है कि प्रॉब्लम इससे नहीं है कि जय श्री राम के नारे लगे हैं, प्रॉब्लम इससे है कि वो नारे कहाँ लगे हैं। अगर मस्जिद में कोई जय श्री राम के नारे लगा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आउटरीजियस है। इसी चीज़ को अगर आप रेसिप्रोकेट करके देखो तो अगर मंदिर के परिसर में आकर के कोई अल्लाह अकबर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके नारे लगाने लगता है तो वहाँ पर जो हिंदूज़ हैं उनके लिए वो आउटरीजियस होगा, उनके रिलीजियस फीलिंग्स के लिए वो आउटरीजियस होगा और वो पनिशेबल होना चाहिए सेक्शन 295A में। तो ये जो जजमेंट आई है कर्नाटका हाई कोर्ट की, ये गलत है, ये इसका ग्राउंड ही गलत है। इसमें बिल्कुल भी रीजनेबल ग्राउंड जज ने नहीं लिया हुआ है। साफ लग रहा है कि वो एक कम्युनिटी की तरफ बायस्ड है।
उसके बाद दूसरी कम्युनिटी बोलती है कि हाँ इससे क्या प्रॉब्लम है, नहीं हमारे मंदिर के परिसर में अगर कोई मुस्लिम आ भी जाता है और ऐसे नारे लगाते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों कम्युनिटीज़ के अपने अपने कमेंट जो है इसके ऊपर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपने इस पूरे मामले को सुन लिया है, अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आप इस पूरे जजमेंट के ऊपर क्या सोचते हो। कर्नाटका हाईकोर्ट में जस्टिस नागा प्रसन्ना का जो ये जजमेंट आया है, कहाँ किस हद तक ये सही है और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, मैं आपकी ओपिनियन इसमें जानना चाहता हूँ। तो ये जो भी मैंने आपको बताया, इस पूरे केस के फैक्ट्स बताए हैं। अब जो अनाउंसमेंट मैंने की थी कि हम अपने नीव के चैनल पर क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा ये नया चैनल है, मैंने आपको बता ही दिया कि डोमेस्टिक अफेयर्स की न्यूज़ वगैरह हम कवर किया करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो आप ऐसे फ्लो चार्ट्स, माइक्रो डायग्राम्स देख रहे हो, इसी के माध्यम से मैं आपको पूरा इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा कंप्लीट इन किताबों का। जैसे एम लक्ष्मीकांत, डी बसु, MP जैन का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा यहाँ पर। एकदम क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने की कोशिश की जाएगी, उस लेवल का कंटेंट जिसको आप अपने मेंस के एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम प्रीलिम्स यहाँ पर कवर कराएंगे। तो इतना इन डेप्थ कंटेंट होगा। बस क्या होगा कि वीडियोस थोड़ी सी लंबी होंगी, तो उसके लिए आपको वो बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट में भगा भगा के बस कराने के लिए करा दूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा ही हुआ है, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा और भी तरीके की जो पॉलिटिकल बड़े बड़े किस्से हैं उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियोस लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे आपको इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।